हेलो एवरीवन, मैं हूं सियारिश अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। जैसे कि हम सबको पता है किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर हम कोई भी जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसका एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। इसलिए हमारी अकाउंटिंग पूरी ड्यूअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होती है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और हमेशा डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट या वाइस वर्सा। ठीक है। अब एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हम क्या कह सकते हैं? टोटल क्लेम्स या फिर इक्विटीज जिसमें कि हम जो भी पैसा दूसरों का ओन करते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो टू सेपरेट एंटिटीज होती हैं। बिजनेस एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बेस्ड होता है, जिसमें कि अगर ओनर कोई भी पैसा लगाता है तो वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ओनर एक सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर के लिए एक इन्वेस्टमेंट हुआ, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हुआ, जो कि कुछ समय के बाद जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो पैसा उसमें रहेगा। जब बिजनेस बंद होगा वो पैसा ओनर का है, ओनर को वापस जाएगा। तो बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी हो गई, इसलिए कैपिटल हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है। Of outsiders and proprietors will always be equals to the total assets of the firm। तो लाइबिलिटीज हमारी या तो आउटसाइडर्स के लिए होगी या फिर इंटरनल लाइबिलिटी होगी। इंटरनल लाइबिलिटी हो गई जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल। आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी हो गई कोई भी लोन जो भी हमें उन आउटसाइडर्स को देना है। बैंक का लोन हो गया, किसी पर्सन से कोई लोन हो गया, कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है वो पे करना, तो वो सारा हमारी लाइबिलिटीज में हो सकता है। इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, उसको ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, एसेट इज इक्वल्स टू द इक्विटीज विच इज नोन एज टोटल क्लेम्स। इक्विटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी हो गया ओनर का पैसा, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम इन शॉर्ट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलने की जगह लाइबिलिटी बोल देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन के आती है हमारी? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। ये एक बैलेंस शीट है, इसमें ये एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। जैसे कि मेरे बिजनेस में प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट है। ये क्या है? ये मेरे बिजनेस में एक रेवेन्यू जनरेट करेगा, मेरे बिजनेस के लिए प्रोडक्शन में यूज हो सकता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हम अपने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। जिस भी चीज़ का बिजनेस होगा उससे रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी होगी, वो हमारे बिजनेस का एसेट हो गया। तो एसेट हमारे ये सब चीज़ें होती हैं। लाइबिलिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनल लाइबिलिटी ओनर सिक्योरिटी जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर एंड द पास्ट अर्निंग्स। इसे हम अभी समझेंगे पास्ट अर्निंग्स को। पर ओनर सिक्योरिटी कुछ और नहीं होता बल्कि ओनर का पैसा हो गया। लाइबिलिटी जो कि कंपनी को दूसरों का पैसा कंपनी ने ओन कर रखा है, डेट ऑफ द कंपनी। तो इसका इन शॉर्ट जो कंक्लूजन है वो ये है कि टोटल एसेट जो होगा वो हमेशा टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी के बराबर होगा। और लाइबिलिटीज इधर क्या है? हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये बात हमेशा याद रखने की है। तो एसेट्स क्या होगा? रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। लाइबिलिटीज क्लेम्स अगेंस्ट एसेट। अब आप ये यूज देखेंगे कि इसमें लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी दोनों में यही चीज लिखी है कि ओनर्स क्लेम ऑन एसेट। क्लेम ऑन एसेट, क्लेम ऑन एसेट क्या होता है? क्लेम ऑन एसेट जैसे कि अगर बिजनेस के पास 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं और उसमें लाइबिलिटीज भी फिर 100 रुपीज़ की होंगी, बिकॉज एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज में हमने पढ़ा कि वो दो चीज़ों से बनी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी जो कि हमारा ओनर का पैसा होगा, और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि हम आउटसाइडर्स को पे करना होता है। अब सपोज ओनर का पैसा है 20 रुपीज़ एंड आउटसाइडर्स का पैसा है 80 रुपीज़। अब
कल को अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बिजनेस को हम बंद करते हैं, ठीक है, अब वो जो 100 रुपये का एसेट्स बेच के हम लाइबिलिटीज अपनी चुकाएंगे, तो ओनर का उसमें क्लेम कितना होगा, 20। हमारे ओनर्स की इक्विटी थी, टोटल एसेट्स थे 100, तो 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 20%, यानी कि 100 रुपये के एसेट पे 20%, 20 रुपये का क्लेम हमारे ओनर का रहेगा। और 80 रुपीज़ की आउटसाइड लाइबिलिटीज थी, 80 रुपीज़ का क्लेम आउटसाइडर्स का रहेगा। तो जो 100 रुपये कल को अगर यूज होते हैं 100 रुपये के एसेट्स लाइबिलिटीज चुकाने के लिए, तो उसमें कितना परसेंट हम अपना ओनर को देंगे, उसमें कितना परसेंट का क्लेम ओनर का रहेगा, कितने परसेंट का क्लेम आउटसाइडर का रहेगा, तो ये उस चीज़ के लिए यूज हुआ है। लाइबिलिटीज आर द क्लेम अगेंस्ट एसेट, दे आर एग्जिस्टिंग डेट एंड ऑब्लिगेशंस, जो कि हमारी कंपनी को पे करनी है। ओनर्स इक्विटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, इट रिप्रेजेंट्स ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट। टोटल एसेट 100 रुपये के होगा, ओनर का क्लेम कितने का होगा, 20 रुपये का होगा। तो और दूसरी बात, ओनर की इक्विटी हमारी 4 चीज़ों से इफेक्ट होती है, जैसे कि कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसको हम अभी डिटेल में इस वाले पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। अब ये वाली जो स्लाइड है कि हमारी ओनर्स की इक्विटी 4 चीज़ों से इफेक्ट होती है। कैपिटल, कैपिटल से पैसा बिजनेस में आता है, ओनर्स क्या, कैपिटल से लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अब ओनर ने उसमें से कुछ विड्रॉल्स कर लिए, विड्रॉल्स को हम ड्रॉइंग्स भी कहते हैं, तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, कम हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब रेवेन्यूज हो रहे हैं, कुछ इनकम हो रही है, हमारी कैपिटल में ऐड होगी, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। उसी को हम पास्ट अर्निंग्स भी कह रहे थे, जो हमने रेफर किया था ना, तो पास्ट अर्निंग्स, तो वो हमारे और कुछ नहीं होते, रेवेन्यूज होते हैं पिछले सालों के। तो उससे भी हमारी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो इसको भी हम ऐड करेंगे। और क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी को पे करने हैं, ये कैपिटल को कम करेंगे, इससे कैपिटल कम होगी, तो ये हमारी कैपिटल में से डिक्रीज होगी। कैपिटल को हम और किन नामों से जानते हैं, ओनर्स कैपिटल, इक्विटी, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, ये आपको याद रखने के हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इन नामों से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हमारी ये इक्वेशंस हम समझते हैं, जैसे कि अब ये हमारी इक्वेशन समझ में आ गई थी कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमने सिंस ये तो सबको ही पता होगा कि कैपिटल को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो वो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम लायबिलिटीज को इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एसेट माइनस कैपिटल, तो एक में से दूसरा माइनस कर देंगे तो वो निकल आएगा। और ये वाली इक्वेशन को हम समझते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस विड्रॉल माइनस एक्सपेंसेस। ये वाली जैसे कि अभी हमने ये चीजें समझी थी कि कैपिटल 4 चीजों से इफेक्ट होती है, विड्रॉल से कम होती है, रेवेन्यू से बढ़ती है, एक्सपेंसेस से कम होती है। तो इक्वेशन क्या हो गई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटीज तो एज इट इज रहेगी। अब हम कैपिटल का बाइफिकेशन कर रहे हैं, तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस विड्रॉल माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारी इसका कैपिटल का बाइफिकेटेड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में वो आपको डायरेक्ट ओनर्स कैपिटल ना देकर बल्कि डिटेल्ड चीज़ें दे देंगे कि इतने का ओनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, फिर इतने का रेवेन्यू हुआ, इतने उसने विड्रॉ कर लिए, तो ये इक्वेशन आपको उस पॉइंट पे हेल्प करेगी। बाकी ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर एग्जाम्पल है कि जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एसेट की साइड और डेबिट साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है। एसेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एसेट्स वो होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करते हैं। अब कुछ एसेट हम लॉन्ग रन तक यूज करते हैं विच इज फॉर मोर देन 1 ईयर और जो कि कैश में भी कन्वर्ट होंगे आफ्टर 1 ईयर। करेंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो अगले 3 महीने 4 महीने में हम कैश में कन्वर्ट कर ही लेंगे, जो कि बिजनेस में फॉर शॉर्ट स्पैन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, कार। करेंट एसेट्स हो गए कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो टोटल एसेट्स है, करेंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, वो
टोटल एसेट्स बनाएंगे, इन सबका ही टोटल तो आएगा, वो हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। अब टोटल लायबिलिटीज क्या हो गया, अब हमने ये देख लिया कि लायबिलिटीज हमारी दो पार्ट में तो डिवाइड हो गई, पहले कैपिटल और एक आउटसाइड लायबिलिटीज, तो एक कैपिटल हो गई, एक लायबिलिटीज हो गई। अब लायबिलिटीज भी फर्दर दो तरीके की होती हैं, कुछ लायबिलिटी बिजनेस को विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती हैं, तो वो होती है हमारी करेंट लायबिलिटीज, जैसे कि हो गया हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हम अगले 3-4 महीने में पे करने होते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि कोई लोन ले रखा है, सालों साल चलेगा, 5 साल चलेगा, किसी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, वो भी 4-5 साल चलेगा, तो वो जो कि बिजनेस में ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेंगे, विच इज यूजुअली मोर देन 1 ईयर, वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं। अब हम यहाँ पे जब वो इक्वेशंस कर रहे थे तो मैं आपको कह रही थी कि ये घर जला के कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एसेट अकेला है तो टोटल एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें कैपिटल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो ये निकल आएगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब अगर हमें लायबिलिटी चाहिए तो हम सपोज ये चाहिए नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो हम इसकी इक्वेशन में क्या बनाएंगे, टोटल एसेट में से कैपिटल माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, नॉन करेंट निकल जाएगी। अब सपोज हमें करंट चाहिए, नॉन करंट नहीं चाहिए, तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट और कैपिटल माइनस करेंगे, करंट निकल आएगी। ये भी हो सकता है कि ये भी बाइफरकेट करके आ जाए, तो आपको इंडिविजुअली एक कोई निकालनी पड़े, तो उसके लिए मैंने आपको ये बैलेंस शीट दी है कि आपको ये बात ये चीज समझ के चलनी है कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर हो सकता है, फिर हम इजीली किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमें ये समझना होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके इफेक्ट डबल होता है, डेबिट पे होगा, क्रेडिट पे होगा, पर कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं कि जैसे कि उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे कि एसेट ऐसा भी हो सकता है, एक एसेट बढ़ रहा हो तो दूसरा एसेट कम हो रहा हो, तो इसी चीज को समझने के लिए हमने ये इक्वेशंस बनाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है वो एसेट साइड पे भी होता है, कैपिटल साइड पे भी होता है, और एसेट में भी 2 एसेट्स के ऊपर होता है या 2 लायबिलिटीज के ऊपर होता है, तो हम इस चीज को आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में। तो अब ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रहे हैं 2 आइटम्स को, इसको हम 6 उसमें बांट सकते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है, आप नॉर्मली भी समझिए, हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एक क्या कंसेप्ट बन गया कि अगर एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट कम हुआ लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। फिर एसेट बढ़ा ओनर की कैपिटल बढ़ गई, एसेट कम हुआ ओनर की कैपिटल कम हो गई। अब जो मैं आपसे कह रही थी जरूरी नहीं है कि एसेट बढ़े तो लायबिलिटी बढ़ेगी, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक एसेट बढ़ता है एक एसेट कम होता है, तो उनके एग्जाम्पल्स ये आ गए। अब चलिए इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एसेट बढ़ा लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया तो हमारी स्टॉक बढ़ा, स्टॉक एसेट हो गया, और साथ में हमारा क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हो गया, तो एसेट बढ़ गया लायबिलिटी बढ़ गई। लोन फ्रॉम बैंक, लोन लिया लायबिलिटी बढ़ गई, कैश का या बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दोनों चीजें बढ़ गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश कम हो गया, एसेट कम हुआ, क्रेडिटर्स कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। अब फिर क्या हुआ, एसेट बढ़ा ओनर की कैपिटल बढ़ गई, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश आया कैपिटल आई, दोनों चीजें बढ़ गई। ड्रॉइंग्स और ओनर कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन ओनर कैपिटल, तो ड्रॉइंग्स ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, कैश भी कम होगा कैपिटल भी कम हो गई, दोनों चीजें चली गई। अब इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट के एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि कैश पे परचेज किया, कैश पे परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक आया, कैश क्या, एक एसेट बढ़ गया एक एसेट कम हो गया, तो स्टॉक और कैश और बैंक इफेक्ट हुआ बस। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसे आए तो एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ड्यूअल एंट्री तो बनी पर कोई लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हुई इसमें, एक एसेट आया दूसरा एसेट कम हो गया डेटर्स का, ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, इसका एग्जांपल है कि सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अब मैंने क्रेडिटर्स को शेयर्स या डिवेंचर्स इशू कर दिए
तो मेरे क्या होगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स मेरे कम हो गए, तो एक लायबिलिटी बढ़ी दूसरी कम हो गई। अब ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, इसका क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो गुड्स बेचे, ठीक है, मेरे उन गुड्स की कॉस्टिंग थी सपोज 80 रुपीज, सेलिंग प्राइस थी 100 रुपीज एंड प्रॉफिट हुआ मुझे 20 रुपीज का। बहुत क्लियर है, 100 रुपये में चीज बेची, 80 रुपये की उसकी कॉस्टिंग थी, तो प्रॉफिट 20 रुपये का रहा। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मेरे पास कैश कितना आया, 100 रुपये, स्टॉक कितने का कम हुआ, 80 रुपये, एसेट साइड कितने से बढ़ा, 20 रुपये से। अब प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ गई मेरी 20 रुपये से। सेम ये है, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर रुपीज 30,000 विच इज मेड अप ऑफ कॉस्ट 25,000 इन प्रॉफिट 5,000। तो एसेट कैश में सेल किया, 30,000 का एसेट आया कैश, स्टॉक कम हुआ 25,000 का और प्रॉफिट से 5,000। अब हमारा 30,000 का कैश आया था, 25,000 का स्टॉक गया था, नेट इफेक्ट एसेट साइड पे कितने का आया था, 5,000 रुपीज से एसेट बढ़ा था। अब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई 5,000 रुपये से, तो एसेट साइड इज इक्वल्स टू द लायबिलिटी साइड, इफेक्ट बराबर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए। काइंडली इग्नोर डॉलर, हम इसको रुपीज ही मान के चल रहे हैं। जैसे कि अब अहमद ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद अ कैश ऑफ रुपीज 5,000, उसने बिजनेस में कैश लगाया तो कैश बढ़ा 5,000 से, उसकी कैपिटल बढ़ेगी 5,000 से, तो एसेट में कैश आ गई 5,000, ओनर की कैपिटल आ गई 5,000। अब उन्होंने बैंक लोन लिया फॉर रुपीज 8,000, तो हम कैश ही मान के चल रहे हैं, हम बैंक को अभी साइड में रखते हैं, हम सिर्फ कैश को ही लेते हैं। तो कैश हमारा फिर 8,000 से बढ़ गया, लायबिलिटीज में लोन हमारा 8,000 से बढ़ गया। तो देखिए बाइफरकेशन चल रहा है, ओनर इक्विटी अलग चल रहा है, लायबिलिटीज आउटसाइड अलग चल रहा है। अब ये एसेट साइड 13,000 का हो गया, 8,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 13,000। तो इधर क्या हो गया, कैपिटल 5,000 की हो गई, बैंक लोन 8,000 का हो गया, लायबिलिटी का भी टोटल हमारा 13,000 हो गया। तो एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। अब मोटर व्हीकल खरीदा फॉर रुपीज 2,000, मोटर व्हीकल खरीदा, 2,000 रुपये का एसेट आ गया, ठीक है, कैश 2,000 रुपये से कम हो गया, लायबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं रहा, ठीक है। अब हमारा 8 और 5,000 का कैश था, 13,000 था, अब हमारा कैश कितना रह गया 11,000, 2,000 रुपये मोटर व्हीकल, ठीक है, 13,000 के टोटल एसेट्स रहे। और लायबिलिटीज में क्या हुआ 5,000 प्लस 8,000, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, ये भी हमारा 13,000 है। अब हमारा कैश का बैलेंस आप याद रखिए 11,000 चल रहा है और मोटर व्हीकल 2,000 रुपये। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमने ट्रेडिंग गुड्स खरीदे फॉर रुपीज 1,000। ट्रेडिंग गुड्स क्या होते हैं, जो कि हम फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल खरीदते हैं। ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक रखता है वो हमारा करेंट एसेट्स होता है, जो कि हमें बेचने के लिए ही खरीदा होता है, हमें उसे अगले 3 या 4 महीने में बेचना ही होता है जल्द से जल्द। तो अब हमने गुड्स खरीदे, स्टॉक आया हमारे पास 1,000 रुपीज और हमारा कैश कम हो जाएगा 1,000 रुपीज। तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, 1,000 रुपीज गुड्स आ गए, कैश कम हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हो गए, कैश 11,000 था, 1,000 रुपीज से कम हो गया, कैश रह गया 10,000, 2,000 रुपये का मोटर व्हीकल और 1,000 रुपये के गुड्स, तो टोटल कितने हो गए 13,000 के एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज में इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आया, तो लायबिलिटीज हमारी सेम चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 500 इन रुपीज 800। तो हमने क्या करा है, 500 रुपये के गुड्स को 800 में बेचा है, तो हमारे पास कैश बढ़ा 800 रुपये से, स्टॉक कम हुआ 500 रुपये से और उसके बाद हमारा 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एसेट साइड में भी नेट इफेक्ट क्या आएगा, 800 माइनस 500, 300 रुपीज से हमारा एसेट साइड बढ़ा। इन शॉर्ट अगर हम इसका इंडिविजुअल बैलेंस लेके चले तो कैश का बैलेंस हमारा 10,000 था, वो 800 से बढ़ के 10,800 हमारा कैश हो गया, मोटर व्हीकल 200 हो गया और स्टॉक हमारा 1,000 का था, 500 का सेल कर दिया, तो उसका टोटल बचा 500। तो 500 प्लस 10,800 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 13,300। और लायबिलिटी साइड पे आते हैं, ओनर की कैपिटल 5,000 थी, उसकी 300 रुपये प्रॉफिट से बढ़ गई,
5,300 ओनर्स की कैपिटल हो गई, 8,000 रुपए की लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटीज का भी टोटल हमारा चल रहा है 13,300 इक्वल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिड्यूस द ओनर्स इक्विटी, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब उसने सैलरी पे की 200 रुपए की कैश में, सैलरी पे की, कैश कम हो जाएगा 200 रुपए से और ओनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी 200 रुपए से, तो ओनर की कैपिटल रह गई 5,100 रुपए की। अब हमारी नेक्स्ट आया सैलरी पेड ₹200 इन कैश, हमने सैलरी 200 रुपए की कैश में। अब हमें पता है सैलरी जो होती है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारी कैपिटल को कम कर देगा। कैश हमारा 200 रुपीज से कम हो जाएगा, पे कर रहे हैं, और कैपिटल हमारी 200 रुपीज से कम हो जाएगी। अब पिछले साइड में क्या चल रहा था, कैपिटल चल रही थी 5,300 की, 200 रुपए से कम हो गई, 5,100 रुपए की रह गई, लाइबिलिटीज 8,000 की रह गई, तो ये हो गई हमारी 13,800। अब हम कैश पे आते हैं। ऐसे साइड में क्या चल रहा था, कैश चल रहा था हमारा 10,800 का, 10,800 में से 200 गए, 10,600 का कैश रह गया, मोटर व्हीकल 2,000 रुपीज एंड स्टॉक 500 रुपीज, तो ये हमारे एसेट का टोटल क्या रहा, 13,100 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, फर्नीचर हमने खरीदा फॉर ₹100 फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा, एसेट आया 100 रुपीज का, और द लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी में भी कौन सी बढ़ेगी, आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ेगी ABC लिमिटेड की 100 रुपीज की, तो आउटसाइड लाइबिलिटी सब कितने की हो गई 8,100, ओनर्स इक्विटी में नो चेंज 5,100, और एसेट क्या रहा, एसेट में भी हमारा फर्नीचर बढ़ गया 100 रुपए से, ठीक है। तो अब एसेट का इस समय टोटल क्या चल रहा है हमारा, कैश 10,600, मोटर व्हीकल 2,000, स्टॉक 500, और अब फर्नीचर आ गया 100, ठीक है। अब हम इस पे आ गए, ओके। तो इन्होंने जो फर्नीचर है उसको सेपरेट दिखाने की जगह कैश में ही लिया है, इसलिए ये 10,700 है, ठीक है, और स्टॉक 500, मोटर व्हीकल 2,000, तो हमारा टोटल ऐसे चल रहा है 13,200। लाइबिलिटीज 8,000 का बैंक लोन था, ABC लिमिटेड से 100 रुपीज थे, और ओनर्स इक्विटी थी 5,100 की, तो इनका भी टोटल मिला के लाइबिलिटी आ गई 13,200। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि राइट हैंड साइड एसेट की होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल की होती है, और राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 13,200 एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। और अब यहाँ पे हमारी ये वाली प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल पार्ट की खत्म होती है, हम इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।